नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है लॉरस लैब। नाम की बात से के अलावा यदि बात करें तो ये एक्सेलेंस की बात कहते हैं, इंटीग्रिटी की बात कहती है और यदि कंपनी की कुछ परफॉर्मेंस लेवल को देखा जाए तो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेडेंट एंड द फिनिशिंग डोजेज को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है। और कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से काम करती है कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस ओरिएंटेड ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड द प्रोसेस पे इनकी बातचीत रही है इस कंपनी को लेकर के। इसके अलावा यदि कुछ और इनकी कंपनी की कमिटमेंट की तरफ देखा तो कमिटेड टू द सस्टेनेबल इफिशिएंसी एंड द स्केलेबिलिटी की बात कहते हैं, जो कि सभी कंपनियां कहती है कि हम अपने यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर करते हैं। फिर कहते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन को लेकर के, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई तक की जो कारोबार था उसमें भी अपनी इस प्रोडक्टिविटी से मार्केट में कैप्चर करके रखी है। जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट की बात किया जाए, फिनिश प्रोसेस की बात किया जाए, बायोलॉजिकल एंड द बायो टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी का कामकाज रहा, नॉन ह्यूमन इंटीग्रेंट की बात कहती है और बाकी सब डेटाबेस को लेकर कहती है। तो फिर मार्केट को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश कर आइए देखा जाए तो मार्केट पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक अभी के सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अभी रिसेंटली अपने 52 वीक की हाई को टच करके, मतलब 52 वीक हाई इनकी को रेजिस्टेंस क्रिएट करके अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होती रही है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी एक स्वाभाविक सी बात है मार्केट को, क्योंकि एक तरफ लोग खरीदते हैं तो दूसरी तरफ लोग बेचने के लिए भी आते हैं, क्योंकि आपस में प्रॉफिट भी कमानी है लोगों को, सबको जो भी स्टॉक मार्केट में डील करने की इच्छा रखते हैं। यदि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से पहले हम इनकी एक ग्राफ लेवल को देखें और वो समरी ग्राफ ये कहता है, समरी डेटाबेस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है इन पॉइंटों को लेकर के, जहां हम देखते हैं कि कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा है। जहां पे स्टॉक परफॉर्मेंस में देखा कि मार्केट में लगातार ऊंचली लेवल पे कारोबार करती दिखी है, वहीं पे आप इस पोजीशंस को देखेंगे तो ये लगता है कि कंपनी के पास जो जो नेट इनकम मार्जिन बची उसके मुताबिक जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग है कि वो बहुत क्या है, नेट इनकम मार्जिन काफी कम है। और साथ में इनको कंपेयर यदि किया तो ये 1300% से ज्यादा का आंकड़ा टच करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि 100 रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है तो मार्केट में आज भी 1340 रुपए की इनकी क्या पनी पड़ी है, उधार रही है इस कंपनी की। अब ये समस्या ये है कि उधार कितने दिन के लिए रही है, कितने टाइम फ्रेम के लिए रहती है, उसमें क्या आंकड़ा निकल के आती है। दूसरी तरफ बुक वैल्यू के कंपैरिजन यदि करके देखा जाए प्राइस से तो 741% की उछाल क्रिएट किया। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बुक वैल्यू से नियरली डबल के आसपास की बातें कहती है। हायर टू हायर की प्राइस पे आसपास गई, जाने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती दिखी है। जहां पे कंपनी में यदि आप प्रमोटर कंट्रोल की बात करें तो काफी कम आंकड़ा देती है, क्योंकि 53 करोड़ 90 लाख के शेयर के मुताबिक मार्केट कैप तो 30,000 करोड़ से ज्यादा की है, पर प्रमोटर कंट्रोल काफी कम है इस कंपनी में। जहां अर्निंग पर शेयर के मुताबिक देखा जाए तो पीयर्स में बाकी कंपनियों में यदि 32 लोगों का भीड़ है स्टॉक को खरीदने के पीछे अर्निंग के अगेंस्ट में, वहीं पे इस कंपनी में जो भीड़ है वो कहते हैं ना खचाखच भीड़ है, ओवर क्राउडेड की बात कहती है। दूसरी तरफ आरओई आरओसी बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं देखती है। परफॉर्मेंस लेवल जहां डेट टू इक्विटी 0.67 और करंट रेशियो के नंबर पहले देखने के बाद हमने कहा कि शायद ये जो सिचुएशंस होगी उसको समझना जरूरी पड़ता है। चलिए एक नजर इनके फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए, क्योंकि समरी डेटा में कुछ डेटा तो हमारे सामने ऐसा दिखता है कि मार्केट में ठीक है कामकाज कर रही है, कुछ डेटा ऐसी कहती है कि यहाँ पे डिमेरिट की बात थोड़ा सा संकेत देता है। उस डिमेरिट के संकेत में यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस को आप देखते हैं उसके मुताबिक कहता है कि ट्रेंडिंग में वाई वाई के मुताबिक तो कुछ गिरावट थी, लेकिन पुराने हिस्टोरिकल डेटाबेस के मुताबिक यदि आप कंपेयर करते हैं चाहे इस पीरियड से इस पीरियड से या इस पीरियड से, तो ऐसा लगता है कि मार्केट सस्टेन कर रही है।
जबकि क्वार्टरली डेटाबेस में भी सेम डायरेक्शन देखने को मिला। जैसे डायरेक्शन इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस का था, वैसे ही डायरेक्शन इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को भी लेकर साझा करता। कंपनी में डेटाबेस की बात की जो एम्प्लॉय को लेकर के कहती, करीब 6000 से ज्यादा एम्प्लॉयड कंपनी में कामकाज करती है। कंपनी 2005 में बनी थी और कंपनी का जो कामकाज रहा उसके कामकाज से यदि हम कुछ चर्चा करें तो जो गूगल फाइनेंस के मुताबिक यदि हम चर्चा करें तो इसके मुताबिक ये कहता है कि ये कंपनी जो है, कंपनी वाज फाउंडेड 2005 में बनी थी और इसका कामकाज स्टार्ट होते होते जो खास करके जो कंपनी कामकाज किया वो कहती अप्रूवल, इस कंपनी को अप्रूवल है कहाँ से, यूएस एफडीए से, डब्ल्यूएचओ से, एनआईपी से, हंगरीज के एफडीए और ये एमएचआरए और ये सब जो अलग अलग कंट्रीज की जो लाइसेंसिंग होती है उसको लेकर। इसके अलावा कहती है कंपनी हमारे पास यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे इनका कारोबार है, इनके सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पे कंपनी कारोबार करती है। आज की इस जो ट्रेडिंग फ्रेम के अंदर देखा जाए, जहां एक दिन मार्केट में अच्छी खासी रणनीति देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल देखा गया पिछले 5 दिन के मुताबिक देखेंगे तो मार्केट में पूरा बहुत करके मार्केट सेंटिमेंट गिरता नजर भी आया। मतलब लोग दोनों तरफ थे, खरीदने के पीछे भी थे और बेचने के पीछे भी इंटरेस्टेड थे। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे फाइनेंशियल का तो करीब करीब 5000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट होती है, जो कि अभी सबसे पिक पे नहीं है क्योंकि कंपनी 6000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के सवाल है उसमें पिछले कुछ पीरियड से सस्टेन करने की कोशिश में है, लेकिन पुराने जो रिकॉर्ड है इनका जो 20%, 29%, 26% तक हुआ करता था, उसको टच करना अभी काफी मुश्किल दिखता है, क्योंकि कंपनी में इंटरेस्ट की जो वर्डन है यदि ये भी बहुत ज्यादा इनको सता रही है, लगातार सताने का काम करती है, अर्थात ये टेंशन का काम इसलिए देती है क्योंकि अदर्स ऑफ इनकम इतना जनरेट कर नहीं पाती है। क्वार्टरली डेटाबेस भी इनका अच्छी खासी सस्टेन करने की कोशिश में है। नियरली यदि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि 1000 करोड़ से लेकर के 1400-1500 करोड़ तक की इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कहती है फ्रॉम द सेल्स परसेंटेज रेवेन्यू को लेकर के। ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर यदि देखा जाए तो यहाँ कंपनी में अप डाउन का सिचुएशन था, इसमें लगातार गिरावट रही थी, स्टॉक प्राइस में अप डाउन अप लगातार अप की साइड में मूवमेंट करती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी नियर अबाउट एवरेज से भी थोड़ा सा गिरा महसूस करता दिखता है। इसके मुताबिक हमने समझा कि कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस मॉडल में 3% की कमाई को सेव करती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक सेल्स में बढ़ोतरी के साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन था, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है फ्रॉम द क्यू और क्यू डेटाबेस के मुताबिक। यदि कंपनी का रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया तो 4 महीने के रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 4 महीने के रिस्क फैक्टर है। दूसरे पहलू ये भी कहता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कहता है कि यहाँ पे आप देखेंगे यदि हम यहाँ पे बैलेंस शीट के फिगर में चलें तो बैलेंस शीट के फिगर इनको बारे में ये दर्ज करता है कि यहाँ पे करीब 2700 करोड़ की बोरोइंग्स रहा था। इस सारे के सारे फंड गया कहाँ, सारे के सारे फंड जो हैं, ज्यादातर फंड जो है इनके फिक्स एसेट्स में डेवलप करके रखी। अब यहाँ पे ये डेटाबेस नहीं साझा कर दी है जो कंपनी के पास ज्यादातर क्या है, क्या लैंड्स है, बिल्डिंग है, प्लांट्स है, मशीनरी है, लेकिन ज्यादातर जो अक्सर पुराना हिस्टोरिकल डेटा है उसमें प्लांट मशीनरी पे सबसे ज्यादा फोकस देखने को मिला है। अगली बात सामने आती है कि कंपनी में जो फंड था अदर एसेट्स के अंदर उसकी तादाद की बात में करीब 1700 करोड़ से ज्यादा की उनकी आउटस्टैंडिंग पड़ी थी। यदि उसके लिहाज से कंपेयर को करके देखते हैं H1 के डेटाबेस के मुताबिक तो कह सकते हैं सटीकली करीब 2500 करोड़ की टर्नओवर रही और 2500 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी के पास करीब 1750 करोड़ की उधार रह गई। इसको लेकर के 2500 करोड़ से डिवाइड आप करके देखिए 1700 करोड़ के आसपास की बात करें तो आप इनको एक परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं, जिसमें परसेंटेज काफी ज्यादा हाइक की बात कहती है। जो 35% की आंकड़ा देती है वो काफी ज्यादा, क्योंकि 4 महीने की टाइम फ्रेम तो कंपनी खुद ही कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिस्क फैक्टर के मुताबिक। ये जानने इसलिए जरूरी है, मैं इसको इसलिए हाईलाइट करता हूं कि जहां पे लोग स्टॉक मार्केट में इन चीजों को लेकर कहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाब लेके आए हैं, तो जो कंपनी खुद कारोबार कर रही है इस बिजनेस में उसका खुद का रिस्क फैक्टर इतने दिन के लिए है, 4 महीने के लिए है, तो हम लोग बस 5% से 10% रिस्क, 15% रिस्क पे इतनी टेंशनाइज ले लेते हैं कि लगता है कि अच्छा हम तो शायद पूरे डूब गए या तो हम 10% पर निकल गए। सोचने वाली बात है जी।
रिस्क फैक्टर के अलावा यदि हम पीयर्स को कंपेयर करके देखते हैं तो पीयर्स के कंपैरिजन में पता चला कि सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनी से यदि कंपेयर करेंगे, इस कंपनी में बाकी कंपनियों के रफ्तार से जो निवेशकों का एक हुजूम खड़ा है, वो हुजूम जो है वो 234x के मुताबिक है, जो कि बाकी कंपनियों में 20 से लेकर के 40-38 तक की बातें कहती है। आखिर क्या प्रॉफिटिलिटीज का मार्जिन कैसा रहा, उनको भी हमने कंपेरेटिव डेटा लेकर कलेक्ट करने का कोशिश किया, तो हमारे समझ में ये आई इन सभी कंपनियों की रफ्तार में यदि जो सबसे ज्यादा रिटर्न क्रिएट करने वाली कंपनी थी अपने फाइनेंशियल से, उसका नाम देखने को आई, जिसका नाम हमने देखा, चाहे वो मैनकाइंड फार्मा हो चाहे सन फार्मा। इनका जो नेट इनकम मार्जिन है, जिसमें कि रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मैच करके देखा जाए, तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। जबकि रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर इसी कंपनी का है, लॉरस लैब्स को लेकर के। इसके अलावा इनमें देखा गया कि इनका जो बाकी कंपनी है उस पर भी रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसका रिस्क फैक्टर कंपेरिजन टू द काफी कम है, क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हद तक कम की बात कहती है, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल सर्विसेज वाली कंपनी में नहीं देखा जाता नॉर्मली, यदि आप कंपेयर करके देखें तो। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि कंपनी में अल्टीमेटली FIDI की अच्छी खासी होल्डिंग है, साथ में आम पब्लिक की भी होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग में देखा गया कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग NSH होल्डिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय द मैनेजिंग, ये लगता है कि शायद कोई जो फॉरेन कंपनी से बिलोंग करती है, जो कि पहले देखा कि अलग अलग कंट्री में डील करती है, जहां पे FI के पास 26%, नियर अबाउट द प्रमोटर होल्डिंग, DI के पास 13% होल्डिंग, और साथ में ऐसा यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात तो वो भी करीब 33% से ज्यादा की बात रखती है, जिसमें करीब करीब 3 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट। इसलिए कई बार हम लोग ये भी देखते हैं इसमें इस फैक्टर के मुताबिक यदि रिस्क फैक्टर बना है उसके प्रति क्या FIDI का कैसा रवैया रहा है, इस रवैये को जानना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हमेशा ये नहीं देखा जाता कि आखिर कंपनी रिस्क फैक्टर, यदि पेनी कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, पर बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहां लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो अभी लेटेस्ट अपडेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास एक पेनल्टी का ऑर्डर आया था, पेनल्टी के लिए भेजा था, 4 करोड़ के आसपास की डिमांड आई है। इसके अलावा इसको सेंटिमेंट क्रिएट किया सकता है कि क्या कुछ गड़बड़ी था या नहीं था, ये सब चलती रहती है। कुछ ना कुछ ऐसे बड़ी कंपनियां कंप्लायंस में कुछ ना कुछ ऐसा होती रहती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिस, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहती है, और हर कोई अपने टैक्स को बचाने के फिराक में तो रहते ही, भले आम निवेशक हो या बड़ी कॉर्पोरेटर ही क्यों ना। इसके अलावा यदि एनालाइज करके देखा जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत नहीं है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है काफी पीक पे है, जिसके मुताबिक मार्केट को आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल हो सकता है। पर निवेशकों का इंटरेस्ट में देखा गया कि डिविडेंड का पोर्शन काफी ज्यादा नहीं देती है कंपनी, बहुत कम का आंकड़ा देती है। साथ में ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट है इस कंपनी को लेकर के, जब से लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग के टाइम की बात तो काफी बड़ी हुआ करता था, 600% की मूव क्रिएट किया था, लेकिन बाद में इसकी जो मूव थी वो लगातार गिरती गई, और गिरते गिरते फाइनेंशियल पोजीशन आज भी बेटर है, लेकिन स्टॉक की प्राइस जो है पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक गिरती नजर आती है। लेकिन इसको यदि आप पिछले 5 साल के चार्ट ग्राफ को देखें तो अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ यदि मूव करने वाली सिचुएशन कभी क्रिएट करती है तो अभी के समय में इसको कह सकते हैं कि नियर अबाउट द ब्रेकआउट स्टॉक, इसको कहते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट स्टॉक, या इसको नियर अबाउट द लाइफ टाइम हाई। इसके साइड ये क्या करने वाली है, उछलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे निवेशकों का जैसे ये टूटेगा और तोड़ने की फिराक में होती है ना, मार्केट को बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि शायद ये 100 क्रिएट कर लेगी, ऐसा बात रखी जाती है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं करता हूँ। इसको कंपेयरिंग डॉक्टर रेड्डीज हो, चाहे PP फार्माज हो, अजंता फार्मा जैसे कंपनी से कंपेयर किया गया है, लेकिन सिंगल से एक गोल्डन रूल को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे साथ क्वेश्चन ये आता है कि टारगेट क्या है। सर जी कोई टारगेट नहीं, मैं कोई आपको टारगेट ना कोई डिस्टेंस ना कोई सपोर्ट की बात कहता हूँ। ये बेसिकली हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेके चलती है, और हमेशा मार्केट में यदि ऐसी ही बात होती तो सभी के सभी मार्केट में बेचते और खरीदते, क्यों सब अपनी टारगेट के लिए
शायद बड़ी अमाउंट का वेट किए कर रहे होते, लेकिन सबके लिए अपनी अलग अलग पोटेंशियल्स, अलग अलग मार्केट है, और वो ये चाहते हैं जो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक, अपनी मार्केट की रिस्क के मुताबिक अपनी डिसीजन करना चाहिए कि हमें कितना परसेंट पे हम संतुष्टि लेके बैठे हैं। मैंने पहले कहा कोई 10%, 5% की रिस्क फैक्टर के साथ मार्केट में टिक नहीं पाती, कोई खुद का कारोबार से इतनी बड़ी रिस्क लेकर भी कंपनी कारोबार करती दिखती है, जो आपके सामने कुछ रिस्पेक्टेड डेटा भी हमने इंक्लूड करके रखा है। ओनली और समझने की पर्पज से जो टारगेट और अचीवमेंट की बात है वो खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक डिसीजन किया जाता है। गोल्डन रूल कहता है यदि लॉस ज्यादा हो कभी भी किसी सिचुएशंस में तो स्टॉप करना जरूरी है, और यदि प्रॉफिट बनता हो तो उसको थोड़ा बहुत करके बुक करना भी जरूरी, क्योंकि कैपिटल भी निकालते रहते, तभी तो मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम चलती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।